हमारे उधर जो है ना लगभग 22 से 23 सीट जो है जो एमआईएम के चलते जो है हार हुई है। और उस एमआईएम का चपेट में हम भी आए हैं। दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव त्रिवेदी और जो हाल के चुनाव हुए बिहार में उसके बाद राजनीतिक गुणागणित को नए तरीके से सोचने की जो मजबूरी होती है हारे हुए पक्ष में, वो अपना असर दिखा रही है। और आज आपको वो असर किस रूप में सामने आ रही है। हारा हुआ पक्ष आप जानते हैं इंडिया गठबंधन है, तो वो असर किस रूप में दिखा रही है इंडिया गठबंधन पर, उसके बारे में आपको बताएंगे। और वो एक फैक्टर है जिसको लेकर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद किस तरह से लोगों का विचार बदलना शुरू हो गया है, इस बारे में भी आपको जानकारी देंगे। हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में और भी ज़्यादा गहनता से मुझे समझने का अवसर मिला जब मैं इस बार बिहार के चुनाव में उस इलाके में था जहां खास करके असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर बहुत ज़्यादा चलता है। बिहार का वो सीमांचल का इलाका जहां ये मानकर चला जाता है कि मुस्लिम बहुल आबादी का क्षेत्र है और इस कारण से वहां पर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से आकर चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं और अपने उम्मीदवार अब पिछली 2 बार से तो जिताते भी हैं। अब चुनाव के पहले की बात पहले कर लेते हैं और फिर चुनाव के बाद क्या सोचा जा रहा है उस बारे में बातें होंगी। चुनाव के पहले ये बात कही जाती है कि असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि बीजेपी की बी टीम फिर से आ रही है। ये कहने वाले कौन हैं? इंडिया गठबंधन के दल, जिसमें कि कांग्रेस के लोग भी हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल हर बार उस क्षेत्र में अपने उम्मीदवार खड़े करके जहां पर मुस्लिम बहुल आबादी है, भारतीय जनता पार्टी की मदद करती है मजलिस पार्टी, पतंग छाप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। लेकिन इस बार ज़रा पेंच था और ये प्रश्न मैंने बार बार पूछने की कोशिश भी की, माकूल जवाब किसी भी इंडिया गठबंधन के नेता ने नहीं दिया। हमने पूछा उनसे कि ये बताइए कि जब आप टीम बी की बातें करते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मददगार हैं ओवैसी, तो क्या ये आप भूल जाते हैं कि इस बार चुनाव से ठीक पहले बड़े खुले निमंत्रण के साथ खुद को महागठबंधन में शामिल किए जाने की अपील असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से आई थी। ये सिलसिला उस वक्त और भी ज़्यादा सामने आ गया जब ओवैसी की पार्टी के बिहार प्रमुख विधायक हैं अख्तरुल इमान, इस बार भी चुनाव जीते हैं। किशनगंज के बगल की सीट है अमौर, वहाँ से वो अपने सहयोगियों के साथ डुगडुगी लेकर के तेजस्वी यादव के निवास पर पहुंच गए थे और वहां उन्होंने मांग की थी कि आपका पोल खुल जाएगा अगर आप हमें अपने महागठबंधन में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि एमवाई आपकी ताकत है और हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। इसके पीछे की पृष्ठभूमि ये है कि पिछली दफ़ा यानी कि साल 2020 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त चुनाव के बाद ये कहा गया था कि इतने करीब पहुंच गए थे तेजस्वी यादव सरकार बनाने के, 110 सीटें महागठबंधन की आ गई थीं, लिहाजा इस बार तो इसीलिए बन पाई नहीं सरकार क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, 5 जीत भी ली और कई सीटों पर नुकसान भी पहुंचा दिया। लिहाजा 2025 में हम ये ऑफर लेकर के आए हैं, ऐसा कहना था मजलिस पार्टी का। लेकिन दरवाज़ा बंद रहा। 10 सर्कुलर रोड के बाहर का वो जो दृश्य है वो सब ने देखा। दरवाज़ा बंद रहा, दरवाज़ा खुला नहीं। इस बारे में असदुद्दीन ओवैसी अपनी तरफ से ये भी बताते हैं कि उन्होंने चिट्ठियां लिखी और वो चिट्ठियां लिखी गई लालू प्रसाद यादव को, जिसमें ये रिक्वेस्ट किया गया कि उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और इसके बाद वो सीमांचल में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो अपनी इस व्यथा को उन्होंने वहां के लोगों को बताया। उन्होंने क़यादत की बात की। उन्होंने कहा कि दरअसल अगर आप इस तरह से किसी भी लीडरशिप को पहचानने में दिक्कत करेंगे या फिर जानबूझकर पहचानना नहीं चाहेंगे तो जाहिर है कि इसका नुकसान होगा और गैर भाजपा वोट बटेंगे।
इस बात को बार बार उन्होंने अपने समर्थकों से कहा जो कि सीमांचल में अच्छी खासी तादाद में हैं। और मैं देख पा रहा था कि वो किशनगंज का इलाका ही नहीं बल्कि उसके आगे कटिहार तक और उसके आगे पूर्णिया तक हर इलाके में असदुद्दीन ओवैसी के समर्थकों की अच्छी खासी तादाद बन गई है। उसे नहीं स्वीकार करने की जो बात थी वो जाहिर है कि अपने आंखों पर पर्दा डालने वाली बात थी। हमने इस बात को महसूस किया कि हारने वाले उम्मीदवार भी अच्छा खासा वोट काट रहे हैं और जीतने वाले तो बखूबी जीत का जो एक मार्जिन होता है उसे वो हासिल करने जा रहे हैं, सिवाय किशनगंज के, क्योंकि वहाँ पर हमेशा से कांग्रेस के फेवर में लहर रहती है। लेकिन हर बार एक अच्छी खासी संख्या में वोट परसेंटेज पहुंच जाता है पतंग छाप के पास, ओवैसी की पार्टी के पास। और ये सिलसिला अगर और ज़्यादा बढ़ता है तो जाहिर है कि वहाँ भी नुकसान हो सकता है। पिछले 5 बार से एक ही कैंडिडेट स्वीटी सिंह को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती आ रही है और वो कभी 5,000 कभी 10,000 के ही अंतर से हार रही हैं। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि आपस में वोट बटे नहीं, इस बात का इंतज़ाम किया जाए। अब ये तमाम ऐसी बातें थी जो चुनाव के पहले हुई, लेकिन महागठबंधन में चाहे वो राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव हों या लालू यादव हों, वो तमाम लोग जो कि अपने आप को मुसलमान वोटों का रहनुमा मानते हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम ही नेता हैं और हमारी ज़िंदगी, हमारे नेताओं की ज़िंदगी इस बात में गुजर गई कि भाई हम ही तो मुसलमानों की तरफदारी करते आए हैं और इस कारण से बदनाम भी हुए हैं, तो फिर हम कैसे दूसरे नेतृत्व को पहचान दें, उसे रिकग्नाइज़ कर दें। चुनाव के पहले की बातें ये सब समझ में आई, टिकट बटे और असदुद्दीन ओवैसी को टिकट नहीं दी गई। मात्र 6 टिकटों की मांग हुई थी, नहीं दी गई। अब चुनाव के बाद की स्थिति आप समझिए और समझिए इस हिसाब से कि अकेले दम फिर से इस बार 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने जीतने में कामयाबी हासिल कर ली। वो 5 सीटें जीत गए, पिछली बार की तरह 5 सीटें जीत गए, अपने प्रदेश अध्यक्ष को दोबारा जिताने में कामयाब हो गए। और वो तमाम लोग जो उन्हें धोखा देकर जेडीयू के इशारे पर आरजेडी में चले गए थे पिछली दफ़ा, वो सब के सब इस बार खड़े ही नहीं हो पाए, उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। नए लोग सामने आए और वो जीत गए। इस जीत का एहसास लग रहा था मुझे और क्षेत्र में जब मैं पूछ रहा था कि क्या बात है, बहुत से लोग पतंग छाप की बातें करते हैं, बहुत लोग चुपचाप रह जाते हैं जब असदुद्दीन ओवैसी के बारे में पूछा जाता है। तो उनका ये कहना था, देखिए एक प्रश्न है जिसे हल करने की ज़रूरत है और वो हल नहीं हो पा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी एक सवाल उठाते हैं और वो प्रश्न ये है कि अगर हर समाज की अपनी नेतृत्व है, हर समाज का अपना लीडरशिप है, तो मुस्लिम समाज का क्यों ना हो? क्यों ऐसा है कि पासवान समाज का भी अपना नेता है, यादव समाज का भी अपना नेता है, कुशवाहा समाज का भी अपना नेता है, मलाह समाज का भी अपना नेता है, माझी समाज का भी अपना नेता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि मुस्लिम समाज का अपना नेता नहीं हो सकता है? और उस नेता के नेतृत्व में हम गोलबंद होना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट बैंक है उसमें हम शामिल हों, लेकिन इस बात को स्वीकारने के लिए गठबंधन के लोग तैयार नहीं हैं। बात क़यादत की है, बात लीडरशिप की है और इस लीडरशिप हम मान चुके हैं प्रोवाइड करने वाला वो शख्स है जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। वो हैदराबाद से आते हैं या वो कहाँ से आते हैं, इस बात से मतलब नहीं है, वो हमारे हक की बात करते हैं। इन बातों को सुनकर स्पष्ट था कि उनका एक बड़ा वोट बैंक खिंच चुका है और आप माने न माने, देर सवेर इसका असर दिखाई पड़ेगा और वो असर दिखाई पड़ा। वोट बट गए और जहां 5 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं करीब 11-12 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की वजह से महागठबंधन की हार हो गई और अब स्थिति में तब्दीली आने लग गई है। कांग्रेस के कुछ नेता जो मुस्लिम समाज से आते हैं, उन्हें इस बात का एहसास हो गया है, लिहाजा वो फिर से या तो विरोध कर रहे हैं या फिर कुछ नेता ऐसे भी सामने आए हैं जो समर्थन में उतर आए हैं। शकील अहमद खान कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के प्रमुख थे, अब तो चुनाव हार गए और वो कदवा से चुनाव हार गए, कटिहार से। वो कहते हैं कि वोट बांट दिया गया ओवैसी के द्वारा। पर दूसरी तरफ इरफान अंसारी है जो कि झारखंड से हैं,
कांग्रेस के नेता हैं, मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि हमें इस सच को स्वीकारना पड़ेगा। हमें इस सच को स्वीकारना पड़ेगा कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी आज की तारीख में असदुद्दीन ओवैसी को अपना नेता मानती है, हार या जीत उन्हें ही वोट करना चाहती है। लिहाजा अगर इस तरह की बात है तो फिर हम अगर इसे अनसुना कर देंगे तो फिर जाहिर है कि हमें नुकसान है। लिहाजा हमें उन्हें रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, उन्हें सहयोगी बनाने की ज़रूरत है, तभी वोट कंसोलिडेट हो पाएंगी और वोटों का सुदृढ़ीकरण अगर होता है तभी चुनावी सफलता मिलेगी, वरना गैर भाजपा वोट पड़ते रहेंगे, हम हारते रहेंगे। हमें लगता है कहीं न कहीं कुछ चूक हुआ है। वो चूक क्या हुई है तो बताइए। ओवैसी साहब सीट मांग रहे थे और उस समय सही जगह पर अगर बात रखते ओवैसी साहब तो विचार किया जा सकता था। तो लेकिन चलिए बीत गई बात गई, लेकिन ये बात सही है कि ओवैसी साहब की बातों से हमारी युवा वर्ग थोड़ा प्रभावित हुआ है वहां। ये बात कांग्रेस के स्तर पर भले ही एक मंत्री के द्वारा जो राज्य स्तर पर हैं कही गई हैं, लेकिन नेतृत्व इस बात को तस्दीक नहीं कर रहा है। उसे ये लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल अगर स्वीकार कर लिए जाते हैं तो फिर ये तेजस्वी यादव, ये राहुल गांधी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को साबित करने में सफल हो जाएगी कि अब मुसलमानों में भी उनकी लोकप्रियता कमती चली जा रही है। इस प्रश्न से कैसे निपटेंगे ये कथित तौर पर सेक्युलर राजनीति करने वाली पार्टियां, क्योंकि अब तो अस्तित्व का सवाल है। कांग्रेस मात्र 61 सीटों में से 6 सीट जीत पाई है और आरजेडी की इतनी खराब स्थिति साल 2010 में ही हुई थी। और ऐसे में अगर इस क़यादत के सवाल को, लीडरशिप के सवाल को हल नहीं किया जाता है तो फिर बात कैसे बनेगी। धीरे धीरे मुसलमानों में एक भावना घर करती जा रही है कि ये बात अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में नहीं है कि वो अपने दम पर बीजेपी को हरा देंगे। तो फिर ऐसे में ज़रूरत उन्हें नई ताकतों की है और नई ताकतें उनसे जुड़ नहीं रही हैं, जो हैं उनसे दूर जा रही हैं। और ऐसे में जाहिर है कि अपनी लीडरशिप को क्रिएट करने के चक्कर में जो गैर भाजपा वोट हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये संभावना बन सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी के फैक्टर पर और भी ज़्यादा बातें हो सकती हैं, चर्चा हो सकती है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका क्या रहने वाली है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो यहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद होने वाले जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ जा कर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपना दावा पेश करेंगे। ये जनता को तय करना है कि वो किसके साथ जाना चाहती है। और ऐसे में ये बहुत बड़ा प्रश्न ख़ास तौर पर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आने वाली दलों के सामने है कि वो ओवैसी फैक्टर को लेते कैसे हैं। उसे अभी भी वो नकारते हैं या फिर उन्हें लगता है कि समय आ गया है कि उसकी सीमित शक्ति का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया जाए और उसे पहचानते हुए असदुद्दीन ओवैसी को अपने प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। लेकिन इसमें एक ख़तरा है और वो ख़तरा ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पहचान एक मुस्लिम परस्त नेता की है और ऐसे में अगर उसे अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी जाती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन को मुस्लिम परस्त कहने से चूकेगी? कैसे हल निकालते हैं तेजस्वी, अखिलेश, राहुल? आने वाले दिनों में नजरें इस पर बनी रहेंगी। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।